हेलो एवरीवन। जहाँ हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने देखा किस तरीके से नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ वो होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में, जहाँ हम लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके किस तरीके से हम उनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड किया अपने नोट्स की कॉपी बना के, नोट्स को वीडियो के फॉर्मेट में मेरे को सेंड किया, दिखाया कि इस तरीके से नोट्स हमने बनाए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पीरियडिक टेबल को फॉर्म किया है, अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है और उसमें एक एक एलिमेंट के बारे में सेपरेटली मेंशन किया है। बहुत अच्छा लगा वो देख के, और बच्चों के एफर्ट्स को देख के भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी इसी तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अगर जिसके भी नोट्स अच्छे हैं तो वो प्लीज़ सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कि नोट्स किस तरीके से बनाए या किस तरीके से पढ़ना है, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले थे कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म होगी, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है, वो कंसंट्रेशन टर्म डायरेक्टली उसी से रिलेटेड सिंपल से एग्जांपल्स कर रहे थे, जिनको हम सोल्व कर रहे थे इजीली, क्योंकि हमारे पास में यही टॉपिक 12th में भी काम आएगा। तो हम क्यों ना, जब हमारे 11th में भी है, 12th में भी है, दोनों में है, तो इसका मतलब हम यहीं पे पढ़ लेते तो बाद में हमें बहुत आसानी होगी, हम आराम से सोल्व भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक टर्म तो हमने देखी जो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, कुछ टर्म्स तो ऐसी होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड होंगी, और कुछ टर्म्स ऐसी थी जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट थी। हमें किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अगर मेरे पास में कोई भी टर्म जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन कौन सी थी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी टेम्परेचर पे क्या थी, डिपेंडेंट थी, क्योंकि इन सभी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा था। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट टर्म्स है। इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी, जैसे मोल फ्रैक्शन था, मास बाय मास था, मोलैलिटी थी, ये टर्म्स थी जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट है। अब हमें अगर यहां से टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेट करवाएगा, जैसे आपसे दे दिया क्वेश्चन कि मेरे पास में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आप कैलकुलेट कीजिए मोलैलिटी। आपको दे दिया मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है, कैलकुलेट कीजिए मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। तो आप बहुत आसानी से, उसके लिए हमें कोई भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, इनको आपस में रिलेट करवा ले कि भाई मोलैरिटी दे रखी है किसी भी कंपोनेंट की, उसमें नॉर्मेलिटी बताओ, तो हम बहुत आसानी से निकाल देंगे। अगर मेरे को मास बाय वॉल्यूम दे रखा है और कह दे कि मोलैरिटी निकालो, तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म दे रखी है और उससे हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म निकलवाएगा, यहां से हमारे पास थोड़ा सा हार्ड लेवल स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का। अगर कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म दे रखी है और उससे हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करवा ले, जैसे हमें कह दे मोलैरिटी दे दी और कैलकुलेट करवा ले मोलैलिटी, कि मोलैलिटी कैलकुलेट करो। आपको कंसीडर करवा दे, क्वेश्चन दे दे कि मोल फ्रैक्शन इतना है, तो कैलकुलेट कीजिए उसकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ क्या होगी। मतलब अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करवा ले, और अगर इंडिपेंडेंट टर्म दे रखी है और डिपेंडेंट टर्म में कैलकुलेट करवा ले। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें डेंसिटी वर्ड की जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। कब होगी? जब एक
टर्म को दूसरी टर्म में कैलकुलेट करवाएगा। अगर मेरे को टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म दे दी तो इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करवाएगा, तो उसमें जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिपेंडेंट टर्म दे रखी है, डिपेंडेंट में कन्वर्ट करवाएगा, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट करवाएगा या वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, तो उस कंडीशन में मेरे को डेंसिटी गिवन मिलेगी ही मिलेगी। विदाउट डेंसिटी आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? ये बात क्लियर है? देखो किस तरीके से आपको इनके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, कैसे सोल्व करने, देखो ध्यान से समझने, बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने। ठीक है? देखो क्वेश्चन दे दे, मान लो सपोज करो, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, कुछ भी आ जाए। ठीक है? सिंपल सा फंडा देखेंगे। मान लो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे पास 1 मोलर 0.1 मोलर मोलरिटी दे रखी है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भाई यही आसान से है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका 100 मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलो, तो मेरे पास में 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका अगर यदि मान लो सपोज करो कैलकुलेट करवा ले, कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कैलकुलेट करवा ले मोलैलिटी क्या होगी, कैलकुलेट करवा ले नॉर्मेलिटी क्या होगी, और कैलकुलेट करवा ले स्ट्रेंथ क्या होगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। आपसे ये चीजें कैलकुलेट करवा ली। ठीक है? क्लियर है? अगर आपको मोलरिटी दे रखी है, कुछ और गिवन नहीं है, तो हमें एक बात पता है, मोलरिटी गिवन है, मेरे को नॉर्मेलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये चीज तो हम देख के आए हैं पीछे। तो अगर मेरे पास ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो बहुत आसान है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, यही होता है। बिल्कुल मेरे पास में मोलरिटी गिवन है, एन फैक्टर मैं आराम से निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाल दूंगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, बिल्कुल आ जाएगा। आ गया? स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू मोलरिटी होता है। मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मोलरिटी से, मोलरिटी को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्या इसमें कोई जरूरत पड़ी? कोई भी मुश्किल काम नहीं था। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स आपस में थी, तो मेरे को कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या, अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तब मैं कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को मोलैलिटी निकालनी है तब कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन यहां आता है। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरे पास में मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो है मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास, यही है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल है, मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी बिल्कुल है, इनटू 1000 ये भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे को निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है मेरे पास में। चलो ठीक है, मैं यहां से मान के निकालूंगा, कुछ भी निकालूंगा, तो मेरे पास में ये चीज तो दे रखी है, चलो ठीक है, यहां से ये चीज भी है, यहां से ये चीज भी है, लेकिन क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास में? कहां है? नहीं है। तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या कैसे कैलकुलेट करने हैं, उन चीजों के बारे में डील करते हैं। क्लियर? चलो देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? आपने घरों में बक्सा देखा है? बक्सा बनाना है आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जितना भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, जितना लेवल बढ़ता जाएगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसी हैबिट बनानी है कि आप ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। क्या करना है? आपने एक बक्सा बनाना है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है? बॉक्स बना लिया, यहां पे आप लिखोगे मास, मास, यहां पे लिखोगे वॉल्यूम,
और यहां पे लिखोगे डेंसिटी, मास वॉल्यूम डेंसिटी लिख दिया। यहां पर आप क्या लिखोगे, सोल्यूट, सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी। तो जब तक आपको ऐसे क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। तो हम यहां पे क्या लेते हैं, आपको ऐसे केसेस में डेंसिटी जरूर गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कर लो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 0.9 ग्राम पर लीटर है, मान लेते हैं, अज्यूम किया, ये मत कह देना कैल्शियम कार्बोनेट का 0.9 होता है, कितना भी हो सकता है, वो हमने अज्यूम किए, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। अब मेरे पास में डेंसिटी इतनी दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.9 ग्राम पर लीटर, ठीक है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम आपको बक्सा बनाना है। आपने बक्सा बनाया, जो बक्सा आपको दिख रहा है बक्सा बनाया, इसी तरीके से आपको बक्सा बनाना है। अब आपका मेन टारगेट एक होना चाहिए, और वो क्या, आपको ये कॉलम भरना है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। क्लियर है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से इन चारों कॉलम को भर दो, और कंसंट्रेशन टर्म्स के चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर किसी को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। क्या करोगे, आपने ये बक्सा बनाया, आपने देखा डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। हमने दूसरी तरफ देखा मेरे पास कौन गिवन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी क्या होता है उसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मैं सॉल्यूट का मास मान सकता हूं, नहीं मान सकता। क्या मैं मोलर मास मान सकता हूं, नहीं मान सकता, क्योंकि मोलर मास तो मैं आराम से कैलकुलेट करता हूं। तो मैं ऐसी चीज देखूंगा जो डेंसिटी के साथ रिलेट करेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, अब सॉल्यूशन की डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का ही तो मास और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मेरे पास में डेंसिटी है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम के सॉल्यूशन से डिवाइड किया और मास ऑफ सॉल्यूशन से ऊपर, उसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। इतनी बात क्लियर है। अब मैं यहां पे इस फॉर्मूले को देख रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, और मैं यहां पे ये वाला फॉर्मूला, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, और वो कौन सी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां भी है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो मैं मान लूंगा, क्या मानना है, अज्यूम करते हैं। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम कर लिया किसको, सॉल्यूशन को। क्या सॉल्यूशन का, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लिया 1000 ml प्रेजेंट है या 1 लीटर प्रेजेंट है। मान लिया हमने कि मेरे पास में, क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई भी डाटा गिवन नहीं है, आपको एक वैल्यू माननी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, और वो अज्यूम कौन सी करोगे, जो आप देखोगे कि दोनों में लगभग कॉमन होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट कॉमन होनी चाहिए। अगर कॉमन है तो हम उसको ही मानेंगे। बात क्लियर है। तो मेरे पास में मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसको मैंने अज्यूम कर लिया। उसको जैसे मैंने अज्यूम किया तो मेरे पास में यहां से निकल के आ गया क्या, 1000 ml। अब मेरे पास में वॉल्यूम कितना आ गया भाई, मान लिया मैंने 1000 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है, 1000 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है या 1 लीटर प्रेजेंट है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं
जब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने चलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 0.9। वॉल्यूम कितना है? दैट इज 1000 ग्राम पर ml है, ये ग्राम पर ml, ठीक है, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी जब तक हमारे पास में कैंसिल नहीं हो सकता। ग्राम पर ml इसमें हमारी यूनिट है वो ग्राम पर ml में। तो मेरे पास में 0.9 इंटू 1000 दैट इज 900 ग्राम। मेरे पास सॉल्यूशन का जो वेट है, सॉल्यूशन का वेट कितना है? दैट इज 900। ये मेरा 900 ग्राम प्रेजेंट है। बात आई समझ में? यहां तक बात आई समझ में कि मेरे पास में डेंसिटी गिवन थी, वॉल्यूम हमने मान लिया कि 1000 ml है, और मेरे पास में सॉल्यूशन का मास आ गया 900 ग्राम। इतना आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे पास में इस फॉर्मूले को अप्लाई करने। कहां पे? मेरे पास में मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 है तो 1000 रख दिया, 1000 से 1000 कैंसिल। मोलर मास कितना है? मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है 100, ठीक है, ये रख दिया। मोलैरिटी कितनी है? 0.1 है। तो क्या मैं यहां से मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं? मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 इंटू 0.1 दैट इज 10, दैट इज 10। इतने ग्राम मेरा कौन है? सोल्यूट प्रेजेंट है। मतलब मेरा मास ऑफ सोल्यूट कौन है? मास ऑफ सोल्यूट यहां है, हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी इसकी 10 ग्राम। 10 ग्राम हो गया। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। सोल्यूट का वेट 10 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 900, तो मेरे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? कितना आया? 890 ग्राम मेरे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा 890, मास ऑफ सोल्यूट मेरा 10 ग्राम, सॉल्यूशन 900, वॉल्यूम 1000 ml और डेंसिटी मेरी इतनी। मेरा बक्सा पूरा भर चुका है। अब मेरे को चाहे कुछ भी कैलकुलेट करवा ले, स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान देना है, बिल्कुल आराम से, कोई भी एजिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें कि हमने क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। पहली चीज आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज निकालने। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। निकालो, कैलकुलेट करो। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितने? दैट इज 10, सॉल्यूशन दैट इज 900, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तभी तो आएगा। तो हम यहां से ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 10/9, दैट इज डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 9 से डिवाइड किया तो 1.10 तो 111 समथिंग, इतना परसेंटेज मेरे पास में कौन है? इतना परसेंट मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है, इतना परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट ऑफ सोलवेंट के लिए निकालेंगे तो 100 माइनस 1.11%, मेरे पास में 99 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी या 98 जो भी वैल्यू आएगी वो आप निकाल लेना, निकाल लोगे। क्लियर हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, सेकेंड पार्ट जहां पे हम निकालने जाते हैं। सेकेंड चीज निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x। और क्या अगर यदि हम सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो N1 या 2, N2, सोल्यूट सॉल्वेंट किसी के लिए निकाल लो, N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कौन है? सोल्यूट है, मान लो सोल्यूट है, तो हमने ये कहा 10। मोल्स के क्या, इसके मोल्स क्या होंगे? इसके मोल्स होंगे हमारे पास में 10 अपॉन सोल्यूट का मोलर मास कितना? दैट इज 100।
तो मेरे पास में ये आ गया 0.1। और इसके मोल्स कितने आ गए, वाटर के मोल्स, क्योंकि हमें बोला गया था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 890 इसका वेट दे रखा है। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, इसके मोलर मास से, दैट इज 18। तो हमारे पास यहां से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करके 10/100 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं किससे, 0.1, या हम यही ले लेते हैं 10/100 प्लस 890/18। तो मेरे पास यहां से कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। सोलवेंट निकालना है तो x2 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। x2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x2। तो मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ गई, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूं आपको करने का, किस तरीके से सोल्व करना है, खुद प्रैक्टिस करके देखनी है, खुद क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है। कोई भी क्वेरी आएगी आप फिर पूछ सकते हो। क्लियर? चलो अब हमें तीसरा पार्ट पूछ ले, इसमें मोलेलिटी कैलकुलेट करो। चलो करने चलते हैं, मोलेलिटी कैलकुलेट करने चलते हैं। मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या है, मोलेलिटी है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100,000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सोलवेंट। यही होता है फॉर्मूला। मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना 100 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितने, दैट इज 890। तो यहां से आप मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलेलिटी हमारी कैलकुलेट हो गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई है, समझ आई है बात, कोई डाउट नहीं हुआ होगा? ठीक है, चलो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। ध्यान देने, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है मोलेलिटी या मोलेरिटी, तो आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, और वो ये कि आपको हमेशा वहां पे ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा जहां भी कोई क्वेश्चन में कोई भी डाटा गिवन नहीं है, 2 वैल्यूज गिवन है बस। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी के बेसिस पे हम एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बोल दिया, मान लेते मेरे पास है मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, एक्वस सॉल्यूशन बना है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोल फ्रैक्शन 0.25 है। इतने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, इतना मोल फ्रैक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक्वस सॉल्यूशन बना है उसका मोल फ्रैक्शन मेरे पास इतना है। ठीक है, इफ डेंसिटी इज 0.9, अभी हम यही ले रहे थे ग्राम पर ml, यही ले रहे थे तो यही ले लेते हैं, इतनी डेंसिटी दे रखी है। कैलकुलेट करो, सारी चीजें कैलकुलेट करवा ले, क्या क्या, मोलेरिटी निकालनी है, ठीक है, मोलेलिटी निकालनी है, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल देंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल देंगे, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देंगे, कोई बात नहीं, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, निकाल देंगे, कुछ भी, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स एक दूसरे के साथ में रिलेट हो जाएंगे। आपको ये देना, ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, और वो ये, उसमें डेंसिटी टर्म जरूर मेंशन होगी। क्लियर होगी बात? अब आपको ये चीज ध्यान से समझनी है कि अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है n1/n1 प्लस n2। ध्यान से समझनी इस बात को, बिल्कुल आराम से समझना है। मेरे को मोल फ्रैक्शन दे रखा है और मेरे को डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा सॉल्यूशन की ही होगी, डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की होगी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा जाएगा। अब मेरे पास में तो एक कंफ्यूजन आ गया,
और वो कन्फ्यूजन क्या आ गया कि मेरे को मोल जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दिया है, उसमें तो मेरे पास n1/n1 + n2 है। जहां पे मैं अगर इस फॉर्मूले को और ड्राइव करूं तो मेरे पास क्या आएगा, m1/m1 दैट इज मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय m1/m1 प्लस m2/m2 दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। क्या मेरे पास में मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है? नहीं दे रखा। मास ऑफ सोलवेंट है? नहीं है। सोल्यूट है? नहीं है। तीन टर्म्स नहीं है और हम निकालने चले हैं कि हम किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन करें। भाई हमारे पास में अगर सॉल्यूशन का वेट आ गया, चलो मान लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, वो इनका सम आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि उसमें सोल्यूट कितने हैं, सोलवेंट कितने हैं। क्लियर हुई बात? तो हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, जहां पे आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, उस चीज को समझ लेते हैं। क्या करेंगे, मेरे को यहां पे मोल फ्रैक्शन दे दिया, आपको ऐसे केसेस में जहां भी ऐसे केसेस होंगे मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो उस केस में अज्यूम करोगे, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करने, क्या अज्यूम करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और दैट इज वाटर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा जहां पे आपको वाटर गिवन होगा, वाटर होगा। तो ऐसे केसेस में मास ऑफ सॉल्वेंट मान लिया, क्या मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया, बिना झिझक के, बिना किसी भी टेंशन के मान लिया। जैसे ही आपने ये माना, मानते के साथ में आपको मास ऑफ ये निकल गया, मोल फ्रैक्शन कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.25, यही है। किसकी है ये, किसकी है ये वैल्यू, ये वैल्यू मेरी है मास ऑफ सॉरी, ये तो सोल्यूट की है, सोलवेंट के लिए मान लेते हैं। अगर हमने ये फॉर्मूला सोलवेंट के लिए लिखा है तो सोलवेंट के लिए ले लो, x1 + x2 दैट इज इक्वल्स टू 1। x2 की वैल्यू गिवन है तो x1 क्या हो जाएगा, 1 - x2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 0.75। बस क्या फर्क पड़ गया, तो हम इसको मान लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया 0.75, यहां पे हमने लिख दिया 1000, यहां पे हमने लिख दिया 18, क्योंकि भाई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस वाटर है, दोनों का मिक्सचर है। अब मेरे को 18 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि H2O का मोलर मास क्या होता है, 18 होता है, 1000 उसका वेट माना है हमने, 18/1000/18। अब इसको रख दो 1000/18, ये भी रख दिया। अब इधर आ जाते हैं, प्लस यहां पे M2, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का वेट पता है, नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है, हम वाटर के वेट को मान सकते थे, हमने एक चीज मान ली है। अब ऐसा नहीं हम बार बार मानेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें तो गिवन है। अब एक ही तो वैल्यू निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट को 100 होते हैं। अब मेरे को यहां से M2 की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इस टर्म को उठाऊं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ये बचेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 55.55। तो मैं इसकी वैल्यू यहां से M2 की वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। M2 की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। M1 की वैल्यू क्या है, M1 मेरा 1000 है, M2 की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, जो x होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मैं यहां से M ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा, 1000 प्लस x, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो मैं बहुत आराम से ये कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाल सकता हूं। क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे, भाई डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 प्लस x वैल्यू आई है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मुझे निकालना है, निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके डिवाइड में डेंसिटी मेरे को यहां आ जाएगी।
तो मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दूंगा। कर दिया। बक्सा बना रहे हम, बक्सा बना रहे हैं, सारी चीजें भर चुकी है बक्से में। देखो हमने क्या बोला है, बक्सा बनाने, उस बक्से में अगर यदि वो कॉलम भर गए तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं मेरे पास में कैलकुलेशन हो गई। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, डेंसिटी 0.9 दे रखी है, वो मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1000 प्लस एक्स है, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000, ये हमने माना था, और सोल्यूट का वेट कैलकुलेट होके आया था और वो एक्स वैल्यू थी, वो निकल के आया था। वो सारी चीजें भर गई है, भर गई तो अब कुछ भी कैलकुलेट करवा ले। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी भी निकाल देंगे। भाई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मेलिटी निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट एन फैक्टर दैट इज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू मोलैरिटी हम निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास में नॉर्मेलिटी आ जाएगा। स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, मोलैरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। वेट बाय वेट परसेंटेज, तो हमारे पास वेट ये रहा, दूसरा वेट ये रहा, सॉल्यूशन का वेट यहाँ है, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, वेट ऑफ सॉल्यूट ये रहा, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आई? इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल बना दिया जाता है, जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए, थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए क्वेश्चंस को, कि हमें किस तरीके से डेंसिटी गिवन है तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। बिल्कुल आराम से, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है आपके दोनों पार्ट्स में, यहां पे 11th में भी है 12th में भी है, दोनों के दोनों काम आएंगे और दोनों जगह पे ही काम आने वाली है। अगर आप यहां पे जब ये कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपको 12th में जाके पढ़नी है, तो दोनों जगह पे ही क्यों पढ़ना, एक जगह पे अच्छे से कर लो ताकि आपको अगली जगह पे बहुत आराम से समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आए, और कोई भी क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? तो आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से समझना है किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं बचा होगा? चलो, हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि जहां पे ज्यादातर आपको मोल फ्रैक्शन या फिर मोलैरिटी इन टर्म्स में क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चंस में ही गिवन मिलेगा। बाकी सिंपल से क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करो। जैसे आपको सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कि हमारे पास में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे दे, या फिर आपको कह दे मेरे पास में 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये दे दिया। कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा। भाई ये तो हमें सिंपल सी बात पता है, मोलैलिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन है, दोनों के दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या डेंसिटी की टर्म की गिवन जरूरत है? नहीं है, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में यहां से हम इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी दे दी, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है, यही होता है। क्या जरूरत पड़ रही है मेरे को, यहां पे मोलैलिटी की वैल्यू पता है, पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, नहीं पता, मोलर मास पता है, बिल्कुल पता है, 1000 वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, नहीं पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। एक फॉर्मूले में दो वैल्यूज अननोन है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में एक ही काम करना है, मान लेना है। और किसको मानोगे, हम सोल्यूट को तो मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सोल्यूट मेरे पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये मेरे पास क्वांटिटी डिपेंडेंट होता है।
सोल्यूट मेरे पास में, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट में डाला होता है, हम उसकी वैल्यू को नहीं मान सकते हैं। हमारे पास में क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जैसा ये होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, हमेशा सूरज पूर्व में ही उगेगा, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा सूरज पश्चिम में छिपेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से मेरे पास में वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसको हम जहां कहीं भी यूज नहीं होता, हर किसी चीज में वाटर प्रेजेंट होता है, हर किसी चीज में पानी हमेशा प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो हर जगह पे मिलेगा, आपको हर जगह पे मिलेगा। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू को मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट ये भाई 1000 ml ले रखा है, या हम ये कह सकते हैं 1 लीटर ले रखा है। पानी मेरा 1 लीटर प्रेजेंट है, 1 लीटर प्रेजेंट है, बस अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लीटर सॉरी वॉल्यूम ले लिया ना, मास लेना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ml में ले दिया, लीटर ml में लेना नहीं लेना है, ग्राम में लेना है, क्योंकि मास दे रखा है ना, तो मास 1000 ग्राम दे दिया, ठीक है। 1000 ग्राम बोल दो या 1 किलोग्राम बोल दो, बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर दो। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गए, यहां वैल्यू रख दो 1000। अब कईयों के दिमाग में तो एक ही क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर हम 1000 ही क्यों मान रहे हैं? नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। हम 1000 भी नहीं मान सकते, हम 100 भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं हम 1000 माने, 100 भी मान लो, आप 10 भी मान सकते हो। हम ये वैल्यू इसलिए मानते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो, आसानी से हम कैलकुलेशन में कट कर सकते हैं। बीच की वैल्यूज भी मान सकते हो, कोई कहे मैं तो 99 मानूंगा, मान ले, क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। 50 माने 50 मान लो। आप जितनी वैल्यू मानोगे, अज्यूम करोगे, उसी की रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। ये मत सोचना, थोड़ा सा भी डाउट मत रखना इस बात के लिए कि हम 1000 बार बार में 1000 मान रहे हैं, क्योंकि 1000 इसलिए मान रहे हैं, मेरे पास इस फॉर्मूले में जैसे मैंने 1000 रखा तो देखो कैंसिल हो गया, एक टर्म मेरी बिल्कुल कैंसिल हो गई, इसे तो मुझे सोल्व ही नहीं करना पड़ा। मैं यहां पे 99 मानता तो मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती, इसको मैं डिवाइड करता फिर सोल्व करता, तो मेरे को इसलिए अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 1000 मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, लेकिन हम इसको कितना भी मान सकते हैं। कोई कहे मैं तो 10,000 मानूंगा, मान लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 किलोग्राम हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ 10 किलोग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा वो इतने मोलल पे हमेशा फिक्स ही वैल्यू आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, और वो इसके रेस्पेक्ट में ही आएगी। जितना हम मान के चलेंगे उसी के रेस्पेक्ट में ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कुछ भी आ जाएगी, नहीं, हम जितना मान के चलेंगे ना उसी के रेस्पेक्ट में मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आएगी। क्लियर? अगर हम ज्यादा मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू और ज्यादा आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम थोड़ी मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे 1000 मान रहे हैं ताकि हम, बात क्लियर है? तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सारे का सारा हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व करेंगे, कंप्लीट डिस्कस किए, और किस तरीके से हम अलग अलग केसेस में अज्यूम करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या इसकी कैलकुलेशन आएंगी या किस किस टाइप के केस बनेंगे जहाँ पे आपको अज्यूम करनी है कोई भी वैल्यू। क्लियर? एक बार फिर से मैं आप सभी को, जिन जिन बच्चों ने नोट्स की वीडियोस बना के भेजी वो बहुत अच्छे लगे और काफ़ी मतलब इस तरीके से इम्प्रेशन सा कि भाई आपने इतना एफर्ट किया है और हमारे एफर्ट्स को भी वेस्ट नहीं जाने दिए है। बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का कि जो आप हमारे साथ में एफर्ट्स कर रहे हैं, आप हमारे साथ में काम कर रहे हैं और इस तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जो बाकी के बच्चे हैं वो भी अगर इतने ही साफ और सुंदर नोट्स अगर यदि बना रहे हैं तो वो हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट जो हमने पहला चैप्टर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड वो डाउट आप मेंशन कर सकते हो, चाहे कमेंट में करो चाहे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है और कंप्लीटली एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है।
आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।